का प्रबंधन जो है वो बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में ये शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। किंतु महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधक एक ट्रस्ट बोर्ड है, जहां महाबोधि मंदिर प्रबंधक बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है। सम्मान्य सभापति महोदय, इसमें जो है वो 4 बौद्ध सदस्य हैं और साथ में अन्य 4 अलग समाज के सदस्य इसमें प्रतिनिधि करते हैं और इसके जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह व्यवस्था अन्य धर्म स्थलों की तुलना के साथ अगर की जाए तो अनुचित और बौद्ध समाज के प्रति अन्यायपूर्वक प्रतीत होती है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहना है, देश में स्थित सभी मस्जिदों के प्रबंधक जो होते हैं मुस्लिम समाज के होते हैं, चर्च के प्रबंधक ईसाई समाज के होते हैं, गुरुद्वारा के प्रबंधक सिख समाज के होते हैं, मंदिरों के प्रबंधक हिंदू समाज के होते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 ओवर पर बोलने का जो अनुमति दी उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान नरेगा जो योजना है जो मूल उद्देश्य से भटक रही है और जो वर्तमान समय में पिछले 4-5 सालों के अंदर नरेगा योजना के तहत जो नियम लागू किए गए हैं वो कहीं न कहीं नरेगा योजना को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, आपका विषय क्या है? नरेगा योजना के अंदर जो मेट कारीगरों का जो भुगतान नहीं हो रहा है और जो नियम लागू किए हैं जिसकी वजह से रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोग जो लाभार्थी हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह विषय मेरा मूल रूप से आप तो भली भांति जानते हैं कि हमारा कल्चर रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा, घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल रूप से अनुरोध है कि मेट कारीगरों का 6 से 7 माह तक 3 से 4 माह के भुगतान नहीं किया गया है, तो मेरा अनुरोध है कि मेट कारीगरों का समय पे भुगतान किया जाए। एम के राघवन। Thank you, Speaker sir, for giving this opportunity, sir. NIT Calicut is one of the country's premier institutions, sir, and such decisions must be made with utmost transparency, sir. At least I would like to highlight that the individual appointed as a dean by passing the level of HOD had made a controversial public statement in 2024. Sir, praising the assassin of Mahatma Gandhi, quote, proud of Godse for saving the India. Sir, unquote. No, sir, this statement led to the FIR being registered against the person and the investigation is currently underway. Sir, on the basis of this statement, unfortunately, she was elevated for this critical statement of hers, and I wish to know what message this will give to the nation as whole. Sir, sir, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरारा में हर वर्ष आ रही विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका के अस्थायी समाधान की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या कारण है कि आजादी के बाद लगातार बाढ़ की विभीषिका का अस्थायी कोई समाधान नहीं निकाला जाता है? हर वर्ष मुआवजे के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी बंदरबाट करते हैं, उसमें हजारों करोड़ की लूट होती है और इस पर बनाने के नाम पर, तटबंध बनाने के नाम पर हर वर्ष हजारों करोड़ की लूट होती है। क्या सरकार को इसके अस्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में एक बांध है जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, तटबंध निर्माण की है, जो पुराना अलाइनमेंट था। हमारा आपसे अनुरोध है कि वही अलाइनमेंट रखा जाए जिससे कि क्षेत्र के तमाम लोगों को लाभ मिल सके और अस्थायी समाधान की तरफ अध्यक्ष जी डैम बनाने का काम हो, बिजली का, और नदी को चैनलाइज करने का काम हो, साथ ही साथ बांध निर्माण किया जाए। अध्यक्ष जी, इतने कम समय में पूरी बात नहीं आ पा रही है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयास करे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विरायाटो फर्नांडिस। In 1989, late Pradhan Mantri Shri Rajiv Gandhi brought the 89th amendment. It was passed in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha.
The idea was to strengthen the Panchayati Raj institution. Subsequently, in 1992, the 73rd amendment was passed. The subjects that were there in the 11th schedule of the amendment were health, education, fisheries, drinking water, sanitation. But till today, the 73rd amendment has not been implemented in Goa. The Gram Sabhas are passing resolutions against the ill-conceived laws that are being brought in Goa, sir. Our rivers, our forests, our agricultural land is getting converted for crony capitalist. Goa is getting converted into a coal hub. I request the government, sir, to implement the 73rd amendment at the आज ये earliest. चिंता का विषय है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार क्यों कम हो रही है। देश की आम जनता बैंकों को कुबेर का खजाना मानती रही है। ऐसे में जब नवभारत टाइम्स जैसा प्रतिष्ठित अखबार 20 अगस्त 2024 को यह खबर छापता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर हाल में चिंता जताई और अब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा, तो देश की जनता हैरानी में डूब गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रहा है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। जी, मेरी डिमांड ये है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है। इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। श्री थरा धन्यवाद। वित्तन MS थरा वित्तन। அவைத்தலைவர்களே வணக்கம். பட்டு ஆரணி என்று அழைக்கப்படும் ஆரணி இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கிய வணிக தொழில் மற்றும் தலைமையாகவும் உள்ளது. ஆரணிப்பட்டு நெசவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு தாயகமாகும். இந்த நகரம் பெரும்பாலும் பட்டு நகரம் என்று செல்ல பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. அரிசி உற்பத்தி மற்றும் பட்டு சேலை நெசவு மூலம் முக்கிய வருவாயில் ஈட்டுகிறது. நெல் உற்பத்தி மற்றும் ஆரணி போன்று அழைக்கப்படும் அரிசியை உற்பத்தி செய்ய 300க்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உள்ளன. பட்டு சேலை தயாரிப்பில் நிபுணர்களுக்கும் பெற்ற பட்டு நெசவாளர்களும் பெரிய சமூகங்களும் இந்த நகரத்தில் உள்ளன. கைத்தறி நெசவுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் சமீப காலமாக விசைத்தறிகள் போன்ற இயந்திரமயக்கப்பட்ட முறைகளுக்கு மாறுபட்டன. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் நகரம் ஆரணி. தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே பெரிய நகரம் என்ற பெயர். இங்கே இப்போதெல்லாம் நெசவு தொழில் மெதுவாக மறைந்து வருவதால் யாரும் நெசவு குடும்பத்திலே திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. கைத்தறி நெசவு மற்றும் காலம் தூய்மையாக பட்டு சேலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரியமிக்க பட்டு வந்தாலும் மூலப்பொருட்கள் மீது GST விதிக்கப்படுகிறது. அதுபோல அரிசி எடுத்துக்கொண்டால் சில்லறையில் அரிசிக்கு GST விதிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் பெரிய கொள்முதல் நிலையங்களில் GST விதிக்கப்படவில்லை. குடும்பங்கள் பயன்படுத்தவும் 25 கிலோ உள்ள பைகளுக்கு GST விதிக்கப்படக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் விதிக்கின்றேன். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 3 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது சார். மாண்புமிகு திராவிட மாடல் நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கோரிக்கை ஏற்று அந்த 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்த வேண்டும். 300 ரூபாய் சம்பளத்தை 400 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே போல காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உள்ளடங்கிய காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலமாக 120 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கின்றது. ரூபாய் 120 கோடியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல for giving me an opportunity to speak. हम बात करते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं कि देश बदलना है, पर मुझे लगता है कि लोग तो देश बदल के जा रहे हैं, पर मेरा वो विषय नहीं है. मैं ये इस बात पे बात करना चाहता हूँ जहाँ पे नस्लीय नफरत और नस्लीय रूढ़वादिता भारतीय नागरिकों के बारे में बढ़ गई है. विदेश में पिछले 6 महीने पहले एक कनाडिया महिला ने एक वीडियो आया था जिसमें एक भारतीय मूल निवासी के खिलाफ कहा था कि वापस अपने देश चले जाओ. उसी तरह 3 महीने पहले महिला ने वीडियो बनाया था जिसमें एक महिला ने दिवाली मनाने के बात पे भारतीय लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी.
साथ ही दरोगा प्रसाद इसमें एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी बात हुई थी जहां पे दरोगा प्रसाद सिरोज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं सदन के माध्यम से आपसे आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहूंगा। सवाल मत करो यहाँ पे। नहीं, मैं पूछना, मैं आपकी जानकारी संज्ञान में लेना चाहता हूँ। एक मिनट बैठो। कभी भी सदन में स्पीकर से सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? आप सर बोलो। क्षमा चाहूंगा मान्यवर, मैं ये आपके माध्यम से 7/8/2024 को संसद भवन में मेरे द्वारा 377 के तहत एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत आपूर्ति के बारे में, लेकिन सदन को गुमराह किया गया कि ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर मैं लगा देता हूं। ये बिल्कुल एकदम असत्य है। राज्य का विषय है ट्रांसफार्मर लगना बिजली का। अपनी सरकार तो ही ट्रांसफर लगाने जाएगी। चलो, अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर 2 से 3 महीने में लगाए जाते हैं। मैं पैसा इतना मैंने प्राइवेटीकरण जो हुआ है कि क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अलग से कोई पैसा केंद्र सरकार से दिया जाता है? जब कहा जाता तो मंडल आयुक्त कहता, मंडल अभियंता कहता है कि नहीं ये फिर मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा या जनप्रतिनिधियों से। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज इस सभा में झारखंड राज्य के सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत AIBP के तहत भारत सरकार द्वारा पोषित की जा रही इस परियोजना कुल लागत 14,959 करोड़ है और सरकार इस उद्देश्य से झारखंड राज्य के किसान सिंचाई सुविधा प्रदान करना है कि राज्य के अधिकांश गरीब आदिवासी एवं स्थानीय छोटे किसान जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुवर्णरेखा परियोजना 2011-12 PMKSY के केंद्र सरकार स्वीकृति दी थी और इसके लिए केंद्र राशि 616 करोड़ रुपया राज्य ने, हालांकि परियोजना का वृद्धि कारण राज्य सरकार से अतिरिक्त आवश्यक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। जनपद सहारनपुर में मैंने नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग से संबंधित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में मरीजों को निकटतम चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। मेरी आपसे अनुरोध है कि किसी भी योजना के अंदर, चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, किसी भी योजना में इसको सम्मिलित कराकर वहां पर नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जरी आदि की सुविधाओं के लिए शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। इन सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए मान्यवर अगर सरकार को निर्देशित करने का काम करेंगे कि किसी योजना में इसका समायोजन कर करके वहां पर हो रही लगातार मरीजों की वृद्धि में। I want to place on record 5 data points, sir. The first one being there's a huge amount of FDI coming into the healthcare system. Second data point is we are the largest producer and consumer of sugar, sir. Third data point is there's the ultra processed food is growing at almost 13% every year, sir. Fourth data point is becoming a capital of cancer capital, sir. Fourth data point is we are having the highest number of diabetic patients. Even Prime Minister has mentioned about it, sir. Sir, last 1 minute, sir. Sir, gist of it is our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir, like what UK have done. UK has done a layered tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. And last one, sir, high sugar drinks and high processed food can have 28% GST plus cess, sir. Thank you. जायसवाल। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कुनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कुनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवारा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कुनार डैम से नहर का जो है योजना 78 में चालू हुआ
और आज तक ये 50 वर्ष के करीब हो गए हैं, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और एक भी गांव में पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि ये सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार पूरी करे, यहाँ हाइडल पावर लगाए और यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करे ताकि लोगों को वहां पर रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, ये 85 गांवों को यहाँ से पानी मिलना था, लगभग 63,000 एकड़ को सिंचित होना था, लेकिन ये परियोजना 50 सालों से लंबित है। केंद्र सरकार से मांग है कि इसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पराग प्रकाश। I wish to bring to the attention of this House an urgent matter concerning the Nasik constituency, the need for the dedicated truck terminal on the outskirts of the city. Nasik being a major industrial and agricultural hub, already witnesses significant truck movement carrying goods such as grapes, onions and industrial material. In the light of the massive preparations required for the Kumbh Mela and the growing logistical needs of Nasik, I urge the Ministry of Road Transport and Highways to prioritize the construction of a modern truck terminal urgently. This will Shri Rani Shri Kumar. Rani Shri Kumar? No. Thank you, sir. Our Tenkasi district was formed in the year of 2019. As of now, there are around 6,000 to 7,000 ex-servicemen and family members in the Tenkasi district. As per the government norms, the ECHS, CSD and the Assistant Director of Ex-Servicemen Welfare Office are made available in each district for the welfare of ex-servicemen and Veer Nares. Ex-Servicemen Welfare Association has been trying to get the CSD facilities in Tenkasi since 2004. For this, recently they have approached all officers concerned, but till now there is no progress in establishing the CSD canteens for the veterans. During the ex-serviceman welfare grievances meeting in Tenkasi Collector Office on the month of March 2023, a request for the same has been made for the district authorities and had forwarded the request to the ex-serviceman to the General Officer Commander Dakshin Bharat, but till now no progress has been made. I request the Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the poor working conditions of the gig workers of the country. Sir, the gig economy in India has seen a significant growth with millions of workers employed by the digital platforms such as Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Amazon and Flipkart, sir. However, these workers remain deprived of their basic social security benefits, fair wages and legal protections. Such gig workers are classified as independent contractors instead of employees, denying them rights such as minimum wages, accident insurance, provident fund and pension benefits, sir. Many gig workers face arbitrary pay cuts, excessive working hours and lack of grievance redressal mechanisms. Additionally, driven employment models often lead to unfair suspensions and wage deductions, worsening their financial instability. My request to the Government of India is to recognize gig workers as the employees under labour laws, establish gig workers social security fund, ensuring PF, health insurance and pension benefits, enforce fair pay structures and transparent algorithmic policies, sir, create grievance redressal forum. Sir, concluding, sir, concluding. Sir, last point. Sir, last point. Sir, mandate digital platforms to contribute workers' social security. Given the urgency, I request the government to take immediate action, legislation and amendments for the safeguard of gig workers in India. अध्यक्ष महोदय, 2027 मध्ये नाशिक त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी सिंहस्थ कुंभ मेळावा होत आहे, परंतु ज्या पवित्र गंगा गोदावरी नदीवरती हा सिंहस्थ पर्वणी स्नानाची पर्वणी होते, त्या नदीची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. कारण नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील सांडपाणी असेल किंवा कंपन्यांचं दूषित पाणी यामुळे संपूर्ण नदी पात्र अत्यंत प्रदूषित झाल्यामुळे म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या पूर्व बाजूला असलेल्या चांदोरी, सायखेडा, नांदूर, मधमेश्वर या भागामध्ये प्रचंड पाण्याचा घाणवास येऊन जलचर प्राणी, मग त्यामध्ये मासे असतील किंवा इतरही जलचर प्राणी मोठ्या प्रमाणावरती मरण पावत आहेत. आणि म्हणून
यावरती ठोस उपाययोजना करण्यात यावी। त्याचबरोबर हा सिंहस्थ कुंभमेळावा ऐन पावसाळ्याच्या काळात येत असल्यामुळे अतिवृष्टी, गोदावरी नदीचा पूर, चिखल या बाबीवरती शाश्वत उपाययोजना कराव्यात आणि त्याचबरोबर 2 वर्ष शिल्लक असल्यामुळे ज्या पद्धतीने सिंहस्थ कुंभमेळाव्याचं नियोजन व्हायला पाहिजे, रस्ते असतील, पूल असतील, विमानतळ, आरोग्य, नाशिक परिसरातील सर्व पर्यटन स्थळांना जोडणारे रस्ते, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात ही विनंती आपल्या माध्यमातून सुप्रिया सुले। Sir, thank you, sir. I stand here to raise the issue of the IDBI Bank. सर, IDBI बैंक के 20,000 एम्प्लॉयज़ है और जब जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उन्होंने वायदा किया था कि इसको प्राइवेटाइज कभी नहीं करेंगे और 51% हमारा सरकार के साथ रहेगा। और आज हम जब पेपर में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारा LIC ने शेयर्स लिए हैं IDBI बैंक के और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने मार्केट में बेच दिया तो 61% शेयर्स बाहर चले जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। सो सारे ऑफिसर्स और IDBI के 20,000 एम्प्लॉयज़ की मांग है कि ये प्राइवेटाइजेशन न करे। NPA बहुत कम आया है, बैंक बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार और IDBI बैंक जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे, ऐसे मेरी विनम्र विनती। थैंक यू। रकीबुल हुसैन में बोलेंगे सर। Honorable Speaker, sir, I rise to draw attention to the issue of recurring river erosion and flood caused by the Brahmaputra River and its tributaries in Assam. Due to river erosion, Assam loses approximately 8,000 hectares of fertile land annually. In the past 50 years, nearly 4,000 square kilometers or 7.4% of the state areas has been lost. The flood erosion situation affecting over 30% of Assam population annually. In 2023 alone, 20 districts over the lakhs of people were impacted. Despite its severity since ages, river erosion in Assam was recently recognized as a national calamity by the 15th Finance Commission. However, bureaucratic inefficiencies often hinder the effective distribution of the funds to beneficiaries. Sirs, I urge the Ministry of Home Affairs and Disaster Management Division and the Ministry of Jal Shakti to take immediate coordinate action plan, mitigate its impact. Thank you, Speaker Sahab. स्पीकर साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, पंजाब सरकार बुरी तरह फेल है, मुख्यमंत्री इस काम च फेल है, कमजोर मुख्यमंत्री है और मैं होम मिनिस्टर तो कहना चाहना कि होम मिनिस्टर साहब कृपा करके सख्त एक्शन लो और उन्होंने फड़ के लियो सर। ओके, माननीय सदस्यगण, अब सभा में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 85 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत की गई कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूदा अधिकारी को बताएं। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। सुश्री वर्षा गायकवाड़। आज माननीय सदस्य, देर रात्रि तक रेल मंत्रालय पर चर्चा हो सकती है, तो मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें भाग लें और अधिक से अधिक माननीय सदस्य बैठें। सुश्री वर्षा गायकवाड़, 2 दिन तक। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ी हूँ और आपने मुझे इसके बोलने के लिए अवसर दिया। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। रेल हम भारतीयों के लिए सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, वो हम सब के लिए यादों से जुड़ी है, हम सब के ज़रूरतों का हिस्सा है और भारतीय रेल हम सबका जीवन का अविभाज्य अंग है। हम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जब चर्चा होती है तो हमने देखा है ये जो सरकार है
नामकरण करने में बहुत बड़ी होशियार है और बहुत बड़े बड़े नाम देती है। इस बजट को भी रिकॉर्ड बजट का नाम देने का जो है रेल मंत्रालय का काम इस सरकार ने किया है। हमने देखा निपुण भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग नाम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग नाम देने का काम इस सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बजट को मैं ये कहूंगी, ये रिकॉर्ड बजट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है ये फेल बजट है। ये मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहती हूँ। आज इस बजट में बड़े बड़े आंकड़ों को बताया गया है, बड़ी बड़ी नई ट्रेन की घोषणाओं की बात की गई है, लेकिन अगर आप बुनियादी स्तर पे, अगर जमीनी स्तर की अपन बात करें तो कोई भी समस्या को इसने सॉल्व नहीं किया है। आज भी वो समस्या बजट फेल थोड़ी होता है, कोई बजट फेल नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदय आप मुझे संरक्षण दे, आप मुझे संरक्षण दे जी। तो बुनियादी ढांचे के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा, जब भी मैं संसद में आई तब से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज जो है 2014 के बाद से ही हुई है। जैसा आप सबको मालूम है, जब भी हम चर्चा करते हैं तो भारतीय रेल का उगम भी अगर 2014 में आप लोग कहेंगे, जैसे किसी सदस्य ने कहा था कि स्वतंत्रता की जो है 2014 से हुआ है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, सूर्य, चंद्र और सत्य ना कभी छुपा है ना कभी छुपेगा। तो ये सत्य बिल्कुल सामने आएगा। तो आप कितना भी इसको रिकॉर्ड ब्रेक आपका बजट कहिए, लेकिन बिल्कुल ही आपका रिकॉर्ड ब्रेक बजट नहीं है, ये आपका फेल बजट है। ये कैसे, मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहती हूँ। 2.5 लाख करोड़ का बजट है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मतलब क्या है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? इस बजट के आप अगर प्रावधानों को देखेंगे तो आपको रेल का पूरा बजट अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि 8,20,000 करोड़ बजट है, जिसमें से 2,55,000 करोड़ रुपया जो है ये बजट भारत सरकार की बजटरी सप्लाई से के माध्यम से रेलवे को मिला है। और जो बाकी का बजट है, जो 5,65,000 करोड़ रेल का बजट है, जो उन्होंने अपने रेवेन्यू से जोड़ा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को कितनी मदद की है? भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को जो सपोर्ट किया है वो लगभग जो है 25% करने का काम जो है भारत सरकार ने किया है। तो रेलवे अपने आप ही चलने का काम कर रही है, रेलवे मंत्रालय खुद अपना रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं आश्चर्य की बात यह बताना चाहती हूँ सम्मानीय आपको कि इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, जो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर था और इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करेंगे तो 1 रुपया भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय इसमें बढ़ाया नहीं गया है। तो ये बजट किसके लिए आप कहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक बजट है? ये मेरा सबसे पहला कहना है। रेल हमारे सबके जीवन की क्या है? जीवन रेखा है। हम सुबह से शाम जो है इसको मानते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज ये परिस्थिति है कि जो हमारी जीवन रेखा है वो आईसीयू में भर्ती है और जो है वेंटिलेटर पे चल रही है। ये दुर्भाग्यवश हमारी जो है रेल की अवस्था इन्होंने करने का काम किया है। अगर अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग रेशो अगर आप देखेंगे तो 98.43% है, इस तक पहुंच गया है। तो आपको मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ, इसका मतलब है कि रेलवे जितना पैसा कमाती है उतना पैसा वो खर्च करने का काम करती है। यहाँ पे मुझे आपको एक कहना पड़ेगा, एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। एक इंसान पूरा महीना काम करता है, पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी लाता है, सैलरी को जो है पूरा खर्च कर देता है और अपने ईएमआई भरने के लिए उधार लेता है और फिर जोर से कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। वैसी ही अवस्था इस रेलवे की हुई है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मैं यहाँ से बताना चाहती हूँ, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मेरा दूसरा जो मुद्दा है वो है रेलवे की वित्तीय सेहत के बारे में। अब इनकी सेहत की भी हमें चिंता करने की बहुत सारी जरूरत है। अगर सम्मान्य अध्यक्ष महोदय आप आज इनकी वित्तीय सेहत देखें तो आपको पता चल जाएगा 2022 और 2023 में रुपए जो है 4,300 करोड़ मतलब 4,300 करोड़ का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन इनको मिले कितने रुपए? 3,400 करोड़ रुपए, मतलब 900 करोड़ का इनका नुकसान हुआ। 2023 और 2024 की बात करें तो इनका बजट था 3,000 करोड़, इनको मिले कितने? 2,943 करोड़ रुपए इनको मिले। इसका मतलब इनका नुकसान 57 करोड़ का हुआ। 2024 और 2025 की बात करें तो इनका जो था वो बजट का लक्ष्य था 3,000 करोड़,
ये जनवरी 2025 तक ये 760 मतलब 767 करोड़ का हो गया, मतलब 767 करोड़ का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये साल का इनका जो लक्ष्य है 2025 का 26 का, ये उनका लक्ष्य 3000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील देखते सम्मानीय अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की। अब मैं इनकी जरा रेलवे की कमाई की हाल भी आपको बताना चाहती हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो कमाई है 2025 और 2026 में कुल अनुमानित राजस्व रुपए 3041.31 करोड़ की है। अगर पिछले 3 साल में अगर सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आप देखें तो ये 3041.31 करोड़ उसी दाम पे स्थिर है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे क्या है, इसमें यात्री किराया देते हैं। यात्री कितना किराया देते हैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? 92,800 करोड़ रुपए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आमदनी कहां से आती है? ये सबसे बड़ी आमदनी आती है माल ढुलाई से। 1,88,000 रुपए करोड़ जो इनको मिलता है वो माल ढुलाई से मिलता है। और ये खुद रेलवे भी एक्सेप्ट करता है, अगर इनका इनकम का कोई सोर्स है और इनका बिजनेस अगर किसी चीज से चलता है तो माल ढुलाई से चलता है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी जमीनी हकीकत अध्यक्ष महोदय कुछ अलग है। जमीनी हकीकत ये है, अगर आप देखेंगे तो रेलवे का जो फ्रंट ट्रैफिक का जो 1951 अगर आप देखेंगे तो 85% का था। 1991 में 85 से वो 60% तक आ गया। 2022 में वो 60% से 27% पे आ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो आज माल ढुलाई की भी जो है उन्होंने पूरा मुंह मोड़ लिया है रेलवे से। वो भी सोच रहे हैं कि सड़क का परिवहन अच्छा है, जल का परिवहन अच्छा है, लेकिन रेलवे का परिवहन अच्छा नहीं है। तो आज आप समझ सकते हो इन्होंने एक नेशनल प्लान बनाया है सरकार ने, और नेशनल प्लान में जो नेशनल रेलवे का इनका प्लान है 2030 का, इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य क्या रखा है? 45% इसको बढ़ाना है। अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें 91 से लेके अब तक 1951 से अब तक का, तो जो 85% का था वो अभी 27% तक आ गया है। अब ये बात कर रहे हैं कि 2030 में हमें 45% जाना है। तो मेरा ये कहना है कि आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। आज मैं रेलवे मंत्री को इस माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने तो रेलवे का हाल देखा। रेलवे का हाल तो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि वह अकेली दौड़ रही है फिर भी दूसरे नंबर पे चल रही है। तो यह परिस्थिति की रेलवे की लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ये मुझे यहाँ से कहना पड़ेगा। पिछले 11 सालों में मैंने एक देखा है, पिछले 11 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि सरकारी कंपनियां को घाटे में दिखाओ, घाटे में दिखा के आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने मित्रों के हाथों में दो। ये मित्रों की सरकार जो बन के आई है उसके मामले में मुझे ये भी कहना है कि अगर कैग का रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय कि कैग ने क्या कहा है। रेलवे ने जो है 2,604 करोड़ का घाटा झेला है। 2,604 करोड़ का घाटा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घाटा करके, और मैं बताना चाहती हूँ 3,200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834 करोड़ करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि निजी हाथों में बेची जाएगी क्या? ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना? ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, ट्रेन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ट्रेन हमारा दिल है, तेल हमारी धड़कन है, और ट्रेन हमारी जान है, रेल हमारी जान है। आज अगर हम बात करें, एक
गांव से मजदूर दूसरे गांव में अपने परिजनों को छोड़ के जाता है ट्रेन के माध्यम से अपने पेट पालने के लिए। अगर छात्रों की बात करें, एक छात्र अपना गांव छोड़ के पढ़ने के लिए जाता है। अगर हम बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग आज त्योहार में अपने घर परिवार से मिलने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ की बात करें तो महाकुंभ में आपको मालूम है कि करोड़ों लोगों ने ट्रेन से जो है प्रयागराज पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम ट्रेन के साथ इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ट्रेन की परिस्थितियां क्या है सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? आज लोगों को जो डब्बा होता है, जो यात्री डब्बा होता है, जनरल डब्बा होता है, उसमें जो है जानवरों की तरह घुस के जो है खड़ा होने पे मजबूर किया जाता है। ये सबसे बड़ी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात हो रही है। हम देखते हैं एसी कोच में कभी कभी क्या होता है, हम एसी कोच में हम गाड़ी में जा रहे थे, हमने देखा ऊपर से पानी टपकता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर एसी कोच में जो है ऊपर से पानी टपकता मिलेगा। 12-12 घंटे आपको ट्रेन के लिए इंतजार करना है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेटफॉर्म पे क्या है? प्लेटफॉर्म पे गंदगी के बड़े से बड़े जो है अंबार खड़े हैं। सुरक्षा की बात हम क्या करें? सुबह हमारी लड़कियां ट्रेन में गई थी 7 बजे, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जहाँ भीड़ भाड़ के स्टेशन होते और जहाँ भगदड़ मच के मौत होती है, दिल्ली की घटना को आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है, हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। यह बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। आनंद फानन में रात को मुआवजा दिया गया, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सन्माननीय अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा, ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सन्माननीय अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाक तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं? ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र में घटना देखी, एक जलगांव की घटना हुई, एक पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी मुंबई की तरफ, और वहां पे अचानक से भगदड़ मच गई कि कहाँ गया, ट्रेन में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है। लोग कूद गए ट्रेन से बाहर, सामने जो है वहां से बेंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, उसके नीचे लोग कुचले गए, 13 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? मुझे आपसे पूछना है। अगर वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं की माध्यम नहीं है तो ट्रेन के अपघात आप कैसे रोक सकते? आज अगर बात करें प्लेन में, आप देखेंगे कि कभी हवा का दबाव हो गया, टर्बुलेंस आ गया, तो हवा का दबाव कम हुआ तो आपके ऑक्सीजन मास्क आते हैं, टर्बुलेंस आ गया तो आपको सीट बेल्ट की बात आती है, कोई आपसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन ट्रेन में जब घटना घटती है तो आपसे कम्युनिकेट कौन कर सकता है? ये भी मेरा सवाल है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे परेल में एक घटना हुई, प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई, प्लेटफॉर्म में अफवाह फैली और लोग भागते भागते गए, एक दूसरे के ऊपर चलते गए। ऐसी घटनाओं में जो मौत होती है उसका जिम्मेदार सरकार को रहना चाहिए, ये मेरा यहाँ से सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कहना है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से और भी कहना है कि 2024 में 8 महीने में कितने अपघात हुए? 29 ट्रेन के दुर्घटनाएं घटी है। कितने लोगों की यात्री की मौत हुई? 313 यात्रियों की मौत हुई, 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। आज रेलवे की हालत ऐसी है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा बहुत सी जगह पे हुआ, बालासार में, सब जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पे बीच में हुआ दुर्घटना। कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप सुरक्षा कवच की बात करते हैं, मंत्री महोदय भी है नहीं, मंत्री महोदय ने सुरक्षा कवच की बात की, हमें तो लगा था सुरक्षा कवच ट्रेन के लिए आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सुरक्षा कवच तो मंत्री महोदय को देने का काम हुआ है। अरे आप कुछ तो भूतकाल से भी सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री साहब से भी तो कुछ सीखिए। जब दुर्घटना हुई थी तो खुद जिम्मेदारी लेके लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन ये मंत्री महोदय ऐसे हैं, इनके 11 महीने के कार्यकाल में 29 रेल के एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी इसके टस से मस होने का काम ये नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे कहनी है। अगर रेल की बात हो और मुझे अगर हालात कहने की बात हो तो मुझे मुंबई के बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मुंबई की, हम तो कहते हैं मुंबई चलती ही रेल से है, तो मुंबई की अगर लाइफलाइन किसको कहते हैं तो रेल को कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज क्या सवाल है मुंबई की हालत का?
जो हमारी रेल कि हमारी जो लाइफलाइन थी वो आज लाइफ इसकी में नहीं बढ़ाते। मेरा मंत्री महोदय नहीं है, नहीं तो मैं मंत्री महोदय को आह्वान करना चाहती थी, चलिए मेरे साथ सुबह 7 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर, चलिए आप विरार से चर्चगेट आइए, आप कल्याण से सीएसटी आइए और शाम को वापस मेरे साथ उसी ट्रेन में चलिए। आप देखिए लोगों की अवस्थाएं क्या है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बैठने नहीं खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। आज पहली बार मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे मुंबई में,